नमस्कार दोस्तों, मैं जब्बाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, यूर मोस्ट वेलकम आवर यूट्यूब चैनल GS अड्डा 222। दोस्तों, आज हम आपको भूगोल से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। भूगोल से रिलेटेड जो पिछली वीडियोस में हमने पढ़ाया था महाद्वीपों के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ और भारत की स्थिति के बारे में, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में, कर्क मकर रेखाओं के बारे में, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के बारे में डिटेल वाइज चर्चा की थी। उसी से रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के टाइम कंपटीशन में देखने को मिलते हैं, वो क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। तो दोस्तों, टोटल क्वेश्चन की संख्या 30 है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे और इस पर हम डिटेल वाइज चर्चा करेंगे। दोस्तों चर्चा करते हैं आप। माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? पहले आप गैस लगाएं कौन सा आंसर हो सकता है, एरेटोस्थनीज या हिकैटियस या हेरोडोटस या अरस्तु। तो जी दोस्तों, इसका आंसर होगा भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटैसियस के लिए, हिकेटैसियस के लिए। जी हाँ दोस्तों, भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटैसियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। बट दोस्तों, ये कन्फ्यूजन बहुत करता है ये क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है या भूगोल का फादर किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जब जनक आए तो आप आंसर लगाएंगे हिकैटियस, और जब फादर पूछे तो आंसर होता है एरेटोस्थनीज, एरेटोस्थनीज। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, जनक करके आ रहा है, तब आंसर आपका होगा हिकैटेसियस। ओके दोस्तों, अब मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ जियोग्राफी। जब भूगोल का पिता शब्द करके आए तो आपका आंसर होगा एरेटोस्थनीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों। जब हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं भूगोल का पिता किसे कहते हैं, तब भी आंसर यही आ रहा है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं तो हिकैटियस आ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा भूगोल का पिता किसे कहते हैं, एरेटोस्थनीज को कहते हैं, और भूगोल का जनक करके आए तो हिकैटियस। दोस्तों उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। भूगोल का जनक किसे कहेंगे, हिकैटेसियस को। भूगोल का पिता किसे कहेंगे, भूगोल का पिता किसे कहेंगे, एरेटोस्थनीज के लिए, एरेटोस्थनीज के लिए। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन थर्ड, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है, यानी कि पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण गोलार्ध में बांटती है। माय डियर स्टूडेंट, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में, वो दो कौन से भाग, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, ये ये नॉर्थ गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिण गोलार्ध, लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो इस रेखा का नाम दोस्तों पहला भूमध्य रेखा है, या कर्क रेखा, या मकर रेखा, या आर्कटिक वृत्त। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। इसका नाम है भूमध्य रेखा, यानी कि विषुवत। जी हाँ दोस्तों, भूमध्य रेखा को सेकंड नाम है विषुवत, विषुवत या विषुव भी कहते हैं दोस्तों। भूमध्य रेखा को विषुवत भी कहते हैं या विषुव भी कहते हैं, विषुव। इन इंग्लिश में बोलेंगे इक्वेटर, EQUATAR, इक्वेटर लाइन। जी हाँ दोस्तों, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है, विषुवत कहलाती है, या विषुव कहलाती है, या इक्वेटर कहलाती है, या भूमध्य कहलाती है। कई नाम है इसके, भूमध्य भी रेखा बोलते हैं, विषुव भी बोलते हैं, और इक्वेटर भी इसे बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कभी कभी, तो सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे लंबी अक्षांश रेखा हमारी भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर, यानी कि विषुव या विषुवत रेखा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इसका आंसर अच्छे समझ में आ गया होगा। कर्क रेखा के बारे में इसमें दे रखा है दोस्तों। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। वो क्या कहलाती है दोस्तों, कर्क रेखा कहलाती है। कर्क रेखा ये है, कर्क रेखा कहलाती है। ऐसी मकर रेखा क्या है दोस्तों, मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। वो क्या कहलाती है, मकर रेखा कहलाती है।
मकर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट दोस्तों आर्कटिक वृत्त क्या है? आर्कटिक वृत्त जो ऊपर का जो वृत्त है इस प्रकार से ये 66.66 डिग्री 66.66 डिग्री आर्कटिक वृत्त का अक्षांश पूछ लेता है तो 66.66 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसका आंसर होता है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर समझ में आ गया होगा। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी कि उत्तरी एवं दक्षिण गोलार्ध में बांटती है, वो कहलाती भूमध्य रेखा। कर्क रेखा के बारे में बता दिया आपके लिए, मकर के बारे में बता दिया, आर्कटिक वृत्त के बारे में बता दिया। नेक्स्ट दोस्तों 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। जी हाँ दोस्तों, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की लगभग दूरी होती है। कौन सी अक्षांश रेखा है? ये कौन सी रेखा है माय डियर स्टूडेंट? ये है अक्षांश रेखाएं। 2 अक्षांशों रेखाओं के बीच की लगभग दूरी कितनी होती है दोस्तों? 111 मील होती है, या 111 किलोमीटर होती है, या 121 किलोमीटर होती है, या 121 मील होती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 111 मील। 111 मील नहीं, इसका आंसर होगा 111 किलोमीटर। दोस्तों 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग 111 पॉइंट कुछ होती है, लेकिन आपको 111 किलोमीटर याद होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? आपको पता होना चाहिए भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। इस प्रकार से जो भी मैप बनना है, थोड़ा बहुत जो भी बन पा रहा है वो है भारत, इंडिया। भारत की मानक मध्यमान रेखा माय डियर स्टूडेंट नेपाल से सटे हुए इस प्रकार से आ रही है। ये इस प्रकार से आती है, ये सीधे एक लाइन खींच दी गई है। काल्पनिक रेखा है, वह भारत की मानक मध्यमान रेखा मान लिया गया है। भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से, या 5 राज्यों से, या 6, या 9? तो दोस्तों इसका आंसर होगा भारत की मानक मध्यमान रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। आपको डिटेल वाइज बताया था, पिछली वीडियो ज़रूर देखें आप। भारत की मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? जी 5 राज्यों से। अब वो कौन कौन से राज्य कंपटीशन में भी पूछ लेता है, जिनमें से उस राज्य का नाम बताएं, या वह राज्य जिनमें से कौन सा है जो मानक मध्यमान रेखा इससे होते हुए गुजरती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए यूपी, MP, AP, CHH यानी कि छत्तीसगढ़, एंड ओडिशा। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कितने राज्य हैं? 5 राज्य मानक मध्यमान रेखा से जो गुजरते हैं, यूपी, MP, AP, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। 5 राज्य। देयर आर 5 स्टेट विच मानक मध्यमान रेखा इज बिलोंग्ड। इससे मानक मध्यमान रेखा बिलोंग करती है या गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। तो मानक मध्यमान रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। मानक मध्यमान का मीन्स ये है, मानक मध्यमान रेखा अपने इलाहाबाद के, यानी कि प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। इलाहाबाद के प्रयागराज अपने यूपी में नैनी नामक स्थान से गुजरती है। आपको ये भी पता होना चाहिए इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान से गुजरती है। जी हाँ दोस्तों, इसी इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान को मानक समय मान लिया गया है भारत का, यानी कि जब इलाहाबाद में दिन के 12 PM हो रहा होगा या 12 PM बज रहे होंगे, तो एट दैट टाइम पूरे भारत में 12 ही बज रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये भी अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मानक मध्यमान रेखा के बारे में आपको समझ में आ गया, कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश यानी कि AP। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 या 9 या 7 या 8? उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर पता होगा दोस्तों। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा मैंने आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट, उत्तरी गोलार्ध को लगभग आधे पार्टीशन में डिवाइड करती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध को लगभग आधे भाग में ये डिवाइड करती है। क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती है। ये है कर्क रेखा। ये है कौन सी रेखा? कर्क
रेखा। ये कौन सी रेखा? कर्क रेखा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कर्क रेखा हमारे भारत से होकर भी जाती है, लेकिन भारत के कितने राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। वो राज्य के नाम भी कभी कभी पूछ लेता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए भाई कौन कौन से राज्य हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और मिजोरम है। ये सब राज्य, वेस्ट बंगाल है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, ये सब 8 प्रकार के 8 राज्य भारत के जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि को तटीय सीमा है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। जी हाँ दोस्तों, भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, यानी कि कुल तटीय सीमा मुख्य भूमि की भारत की कितनी है? 7516.6 है, या 15,200 किलोमीटर, या 6100 किलोमीटर, या नन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर उम्मीद करते हैं आपको भी पता होगा, पिछली वीडियो में बताया डिटेल वाइज। भारत की मुख्य भूमि की तटीय, यानी कि तटीय का मीन्स है वह राज्य जो समुद्र से लगते हैं, जो सागर से लगते हैं दोस्तों। तो उन तटीय राज्यों की कुल सीमा कितनी है दोस्तों? मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कुल तटीय सीमा कितनी है, यानी कि द्वीपों सहित अगर पूछे भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है। जी हाँ दोस्तों, द्वीपों सहित पूछे, द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है, तो आंसर आएगा हमारा 7516.6। तो आंसर आता है डियर 7516.6। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और स्थलीय सीमा पूछे, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ। भारत की मुख्य तटीय सीमा कितनी है? 6100 किलोमीटर। इसका आंसर ये होगा। अगर पूछ रहा है भारत की द्वीपों सहित तटीय सीमा कितनी है, तो 7516.6 होगा। 7516.6 होगा। अगर पूछ रहा है भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर होगा। फिलहाल इसका आंसर दोस्तों है मुख्य तटीय 6100। नेक्स्ट, आपको यही पता होना चाहिए, तटीय सीमा के बारे में आ गया तो आपको यही पता होना चाहिए कुल कितने भारत के ऐसे राज्य हैं जो तटीय सीमा से लगते हैं। भारत की ऐसे कितने राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा से लगते हैं। भारत के ऐसे कितने राज्य जिसकी जो तटीय सीमा से लगते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, उसका आंसर होगा 9 राज्य। 9 राज्यों की सीमा भारत की तटीय सीमा से लगती है या बिलोंग करती है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे लंबी, सबसे छोटी तटीय सीमा पूछ लेता है। तो गोवा की है, गुजरात की है या तमिलनाडु की? तो दोस्तों आंसर होगा इसकी गुजरात। भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसमें आंसर होगा गुजरात की। गुजरात की तटीय सीमा दोस्तों सबसे लंबी है और गोवा की सबसे छोटी है। गोवा की तटीय सीमा सबसे छोटी है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों का समूह है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? लक्षद्वीप कई छोटे छोटे द्वीपों में इस प्रकार से ये बटा हुआ है, इस प्रकार से दोस्तों। तो लक्षद्वीप कुल कितने द्वीपों का समूह है दोस्तों? तो लक्षद्वीप है 43 द्वीपों का समूह, यानी कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? 43 द्वीप हैं छोटे छोटे। अब दोस्तों अपने अंडमान निकोबार द्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? 204 हैं। अब टोटल पूछे दोस्तों तो टोटल ऐड कर लेंगे, 204 और 43 तो हो जाएगा 247। टोटल द्वीपों की संख्या पूछे लक्षद्वीप एवं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से तो 247 होगा। और पूछ रहा है केवल लक्षद्वीप की तो 43, और पूछ रहा है केवल अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो होगा आंसर 204। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा या 28 होगा। उम्मीद करते हैं आपको भी इसका आंसर बहुत अच्छे से पता होगा। तो दोस्तों भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाउ मैनी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट या हाउ मैनी यूनियन टेरेटरी? यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश को यूनियन टेरेटरी भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट भी बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट भी बोलते हैं। यूनियन टेरेटरी ज़्यादा बोलने में आता है दोस्तों। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? माय डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जब जम्मू कश्मीर को
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था दोस्तों, तो 9 हो गए थे केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन हुआ क्या, दादर एवं नगर हवेली, जी हाँ दोस्तों, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली, दादर एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव, दमन यहाँ पर था और दीव यहाँ था। इसी प्रकार दादर एवं नगर हवेली महाराष्ट्र में था। तो दोस्तों इन दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव को दोनों को प्लस कर दिया, ऐड कर दिया। प्रेजेंट टाइम में 2 केंद्र शासित ऐड हो गए, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव ऐड हो गए। इस प्रकार से वर्तमान समय में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन, अधिकतर कंपटीशन में ये देखने को मिलता है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो इंदिरापाल है, इंदिरा काल है, या इंदिरा पॉइंट, या कैप्को मोरिन, या सर क्रीक। तो दोस्तों आपको इसका आंसर शायद पता होगा। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु पूछे, बहुत कन्फ्यूजन करता है ये, मुख्य भूमि का पूछे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछे, तो आंसर होगा हमारा कैप्को मोरिन। कैप्को मोरिन कहाँ पर है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, जी हाँ दोस्तों, तमिलनाडु में है ये। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों कहाँ पर, तमिलनाडु में कैप्को मोरिन है। कभी कभी कन्फ्यूजन कर देता है, 2 क्वेश्चन में ये भी दे देता है कन्याकुमारी, लेकिन आपका आंसर कैप्को मोरिन होगा। जब क्वेश्चन कह रहा है मुख्य भूमि का, मुख्य शब्द आ रहा है यहाँ पर दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन का आंसर अलग से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अगर कहे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे दक्षिणतम, मुख्य भूमि की जगह क्या कर दे, सबसे दक्षिणतम बिंदु, साउदर्न, यानी कि साउदर्न पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दोस्तों उसका आंसर होगा आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान ऊपर वाला हिस्सा, निकोबार नीचे वाला हिस्सा, अंडमान ऊपर वाला हिस्सा और निकोबार ये नीचे वाला हिस्सा, ये निकोबार है दोस्तों एन, और ये अंडमान। इसी में सबसे दक्षिणतम, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, इंदिरा पॉइंट को अन्य नामों से भी जानते हैं, आपको पता होना चाहिए इंदिरा पॉइंट के कौन कौन से नाम हैं। पिगमिलियन पॉइंट या लीचिंग, 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 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकतर को एग्जाम में ये देखने को मिल रहा है, लीचिंग शब्द। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, लीचिंग। लीचिंग का दूसरा नाम है इंदिरा पॉइंट, और इसका तीसरा नाम एक और है माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए, पिगमिलियन पॉइंट। पिगे, नोट डाउन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पिगमिलियन पॉइंट, POINT। जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट या लीचिंग या पिगमिलियन पॉइंट, बोथ आर सेम, सभी एक सेम है ये। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहेगा तो आपका कैप्को मोरिन आएगा। नेक्स्ट दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत की भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पूर्वी बिंदु आपका कौन सा है, गौरीमाता है, या बालांगू है, या सरक्रीक है, या लीचिंग है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बालांगू, बालांगू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ क्या है, बालांगू, और ये कहाँ पर है, AP में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है बालांगू। दोस्तों इसका दूसरा नाम क्या है, आपको इसका दूसरा भी नाम पता होना चाहिए, किबीथू, किबीथू। जी हाँ दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या है, किबीथू, किबीथू। हाँ दोस्तों, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु बालांगू या किबीथू कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट दोस्तों, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा होगा, यहाँ पर बालांगू। गौरीमाता क्या है दोस्तों, गौरीमाता सबसे पश्चिमी बिंदु है, वेस्ट पॉइंट इन गुजरात। गौरीमाता वेस्ट पॉइंट है, सबसे पश्चिमी बिंदु है, गुजरात में है। गौरीमाता का भी दूसरा नाम है दोस्तों, इसे बोलते हैं सर क्रीक, इसे सर क्रीक भी बोलते हैं। गौरीमाता, सर क्रीक दोनों बोथ आर सेम, गुजरात में पश्चिमी बिंदु है दोस्तों, ये पश्चिमी बिंदु है। लीचिंग क्या है दोस्तों, लीचिंग मैंने आपको बताया था अभी, सबसे दक्षिणतम बिंदु कहा
पूछा जाए तो लीचिंग या ग्रेट निकोबार में है, लीचिंग या इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट। उम्मीद करते हैं इसका आंसर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे पूर्वी बिंदु क्या है यहाँ पर, तो कहलाएगा आंसर बालांगू। नेक्स्ट दोस्तों, गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मैंने तटीय क्षेत्रों के बारे में भी आपको बताया था। भारत के जो इस प्रकार से तटीय क्षेत्र है, भारत का तटीय क्षेत्र इस प्रकार से है, ये गुजरात से लेकर ये वेस्ट बंगाल तक का भाग माय डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? तटीय क्षेत्र। ये कहलाता है पूर्वी तटीय क्षेत्र ईस्ट, और इधर का जो अरब सागर में ये वेस्ट पश्चिमी तटीय क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी तटीय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। गुजरात से गोवा तक का तट, फिर गोवा से न्यू मंगलौर तक का तट यानी कि कर्नाटक का तट, फिर कन्याकुमारी तक का तट। 3 भागों में बांटा गया है, 1 2 3। इसी प्रकार से इस भाग को भी बांटा गया है 3 भागों में, उत्तरी सरकार तक के भागों में, यानी कि पूर्वी भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है, पूर्वी तटीय भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्रों को हम किस नाम से जानते हैं? आपको पता होना चाहिए, कोंकण तट। कोंकण तट। मालाबार तट दोस्तों, मालाबार तट कर्नाटक के न्यू मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तट है ये मालाबार तट। जी दोस्तों, और आपका केनरा तट आपको पता ही है, केनरा तट आपका पश्चिमी वाला ये तट है। उत्तरी सरकार तट वाला भी पूर्वी वाला तट है, उत्तरी सरकार तट भी पूर्वी वाले तटीय भागों का ये तट है। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के कितने राज्य तटीय सीमा से लगते हैं? अभी मैंने आपको बताया था भारत के 9 राज्य तटीय सीमा से लगते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किस राज्य की है? गुजरात की है। सबसे लंबी तटीय सीमा बेटा किसकी है? सबसे लंबी तटीय सीमा किनकी है? गुजरात की। गुजरात की सीमा सबसे लंबी तटीय सीमा है। और कुल कितने तटीय राज्य हैं हमारे? 9 राज्य हैं। नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से कौन से भारतीय राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? मैंने अभी आपको बताया था मानक समय रेखा दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है, भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, MP, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से गुजरती है। अब इसमें पूछ रहा है इनमें से कौन सी भारतीय राज्य से मानक समय रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर आपको स्पष्ट पता चल गया होगा, राजस्थान से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? केरल से, आंध्र प्रदेश से, पंजाब से या राजस्थान से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल होगा, या आंध्र या पंजाब या राजस्थान, क्या होगा? उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। किस राज्य से होकर गुजरती कर्क रेखा? दोस्तों राजस्थान से। भारत के लगभग बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। आपको पता होना चाहिए बीच के स्टेट है, इस प्रकार से कर्क रेखा ये गुजरती है। जो बीच के स्टेट हैं वही होंगे। ओके, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, इनमें से एक राजस्थान है और इनमें से रेखा नहीं गुजरती है। केरल, आंध्र प्रदेश, पंजाब से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट दोस्तों, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती हैं? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें 21 जून, मार्च, 21 मार्च या 22 दिसंबर या 23 दिसंबर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 21 जून। मकर रेखा पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून। जब सूर्य किरणें 21 जून को सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे भयंकर गर्मी होती है। आपको पता होना चाहिए जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं दोस्तों, तो होता क्या है, सूर्य किरणें सीधी उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा जब सीधी पड़ती हैं 21 जून को, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे भयंकर गर्मी होती है, सबसे बड़ा दिन होता है, रात छोटी होती हैं। उसी के विपरीत ले रहे हैं, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में उसी समय 21 जून को दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटे दिन होते हैं और रात सबसे लंबी होती हैं दोस्तों, और सबसे भयंकर सर्दी होती है। उस समय दक्षिण गोलार्ध में सबसे भयंकर सर्दी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है दोस्तों। नेक्स्ट, पिछली वीडियो आप अवश्य देखें और अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों,
21 मार्च बाद 23 सितंबर भी है इसमें दोस्तों। 21 मार्च बाद 23 सितंबर को सूर्य की किरणें बेटा कहाँ सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च बाद 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर जब सीधी पड़ती हैं दोस्तों, जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो दिन रात पूरे ग्लोब पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिण गोलार्ध में भी बराबर बराबर होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17.5% या 2.42 या 20.42 या 17.7%। तो आंसर इसका होगा दोस्तों 2.42%, यानी कि 2.42%, अथवा में इससे ये भी देता है 2.4% दोस्तों। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का प्रतिशत में कितना होगा? तो 2.4% या 2.42%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दोस्तों, 17.5% क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। ये भी पूछ लेता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, आज के टाइम में जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5 से ज़्यादा हो गई है। एशिया महाद्वीप किस स्थल का हिस्सा था? एशिया महाद्वीप किस स्थल का हिस्सा था? तो आपको पता होना चाहिए गोंडवाना का, पैंथालासा, अंगारा, या में से कोई नहीं। इसका आंसर दोस्तों आपको शायद पता होगा, एशिया महाद्वीप अंगारा लैंड का हिस्सा था, यानी कि अंगारा स्थल का भाग था। आपको मैंने बताया था सर्वप्रथम कई हजारों करोड़ों वर्ष पहले ओनली एक कंटिनेंट था दोस्तों। क्या था? एक कंटिनेंट था। इस प्रकार से एक कंटिनेंट था, इसके चारों ओर इस प्रकार से वाटर था। वाटर को नाम दिया गया पैंथालासा सागर, वाटर को नाम दिया गया पैंथालासा सागर। और ये कंटिनेंट है दोस्तों, ये इसके लिए नाम दिया गया पेंजिया महाद्वीप, पेंजिया महाद्वीप। अब हुआ क्या, पेंजिया में 3 बल लगे थे, उत्प्लावन बल, गुरुत्वाकर्षण बल एवं ज्वारीय बल लगे थे, इसलिए पेंजिया महाद्वीप 2 भागों में टूट गया। ऊपर का हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड और नीचे का हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड। नीचे का हिस्सा कहलाया गोंडवाना लैंड, ऊपर का हिस्सा कहलाया अंगारा लैंड। अब अंगारा लैंड से 3 महाद्वीप का निर्माण हुआ, एशिया, उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप। तो इस प्रकार से इसका आंसर दोस्तों होगा एशिया महाद्वीप। किस महाद्वीप का हिस्सा था? अंगारा लैंड का, अंगारा स्थल का हिस्सा था। पैंथालासा क्या है? पैंथालासा उस समय एक सागर था, उसका नाम है, जो पेंजिया महाद्वीप के चारों ओर वाटर था। नेक्स्ट दोस्तों, गोंडवाना लैंड दक्षिण का हिस्सा था, तो इसका आंसर दोस्तों होगा अंगारा लैंड। नेक्स्ट दोस्तों, जहाँ वर्तमान में हिमालय पर्वत स्थित है वहाँ कौन सा सागर हुआ करता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो जहाँ वर्तमान में जो हिमालय महान पर्वत स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत स्थित है दोस्तों, तो वहाँ पर सर्वप्रथम उस समय शुरुआत में क्या था? टेथिस सागर था, टेथिस सागर। पैंथालासा सागर के बारे में अभी आपको बता ही दिया दोस्तों। अरब सागर दोस्तों भारत के पश्चिम में है, और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में है, और बे ऑफ बंगाल दोस्तों ईस्ट में है, आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पर आज के टाइम में हिमालय पर्वत है वहाँ पर क्या था? टेथिस सागर। नेक्स्ट, एलओसी की फुल फॉर्म क्या है? कुल लिख दिया दोस्तों, ये फुल होगा, फुल। एलओसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पूछ लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एलओसी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल या लाइन ऑफ कंपेयर या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या उसमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा लाइन ऑफ कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, जो ऊपर का जम्मू कश्मीर हमारा है, ये जम्मू कश्मीर का जो ये भाग, ये दोस्तों ऊपर का भाग 1947 मैंने सिविक्स में पढ़ाया है आपके लिए, देसी रियासतों का विलय, भारत में देसी रियासतों का विलय, उसमें दिया हुआ है, डिटेल वाइज मैंने पढ़ाया। 1947 ईस्वी में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था इस पर। 1947 का मीन्स ये है जब ये जम्मू कश्मीर राजा हरी सिंह के अंडर में था। उस समय इतना भाग हमारी आर्मी लेट पहुंची थी, इसलिए इतना भाग यानी कि पीओके कहलाया, ऊपर पीओके अपने अंडर में पाकिस्तान ने ले लिया दोस्तों। अब हुआ क्या, जो पीओके भाग कहलाया इतना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पीओके कहलाया। अब जो ये लाइन है बेटा, ये कहलाई एलओसी। एलओसी किसे नाम दिया गया? एलओसी, इस लाइन को नाम दिया गया लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि यहाँ से हमारी आर्मी यहाँ पर लगी हुई है और इधर पाकिस्तान की, इधर
LOC पर हमारी आर्मी लगी हुई है, इंडियन आर्मी। तो दोस्तों LOC की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट दोस्तों LAC का विस्तृत रूप है, LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जी हाँ दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्या है? सन 1962 ईस्वी में दोस्तों, सन 1962 ईस्वी में ये भाग, ये वाला भाग अक्साइचिन कहलाया दोस्तों। क्या भाग कहलाया? अक्साइचिन, अक्साइचिन। जी हाँ दोस्तों, 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था भारत एवं चीन के बीच। तो चीन ने ये भाग अपने अंडर में ले लिया, जिसे नाम दिया अक्साइचिन। जी हाँ दोस्तों, अक्साइचिन अपने अंडर में ले लिया। इस अक्साइचिन की जो रेखा है, अक्साइचिन की इस प्रकार से जो भी है, जल्दी में बना दिया। ये इस लाइन को हम बोलते हैं LAC। यहाँ पर इंडियन आर्मी है और इधर चाइनीज आर्मी है दोस्तों। यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी तक एक रोड गया है। दौलत बेग ओल्डी, जो रोड का नाम हमारी इंडियन आर्मी ने एक निर्माण किया है, जिसे नाम दिया गया है दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी, ये क्वेश्चन बहुत आता है। दौलत बेग ओल्डी रोड कहाँ पर है? लद्दाख में दोस्तों। तो ये रेखा हमारी क्या कहलाई दोस्तों? LAC। इसका फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट दोस्तों, LAC रेखा किन दो देशों के मध्य है? तो LAC आपको पता होना चाहिए भारत एवं चीन के मध्य। अभी मैंने बताया था लद्दाख में है ये, भारत एवं चीन के मध्य। 1962 ईस्वी में चाइना ने हमसे ले लिया था, अपने अधिकार में कर लिया था ये। नेक्स्ट दोस्तों, डूरंड रेखा किन दो देशों के मध्य को अलग करती है? भारत एवं पाक, या पाक एवं अफगानिस्तान, या भारत एवं चीन, या भारत एवं अफगानिस्तान? क्या होगा आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डूरंड रेखा प्रेजेंट टाइम में पाक एवं अफगानिस्तान को अलग करती है। पाक एवं अफगानिस्तान को। हुआ क्या था दोस्तों, जब POK पाकिस्तान ने ले लिया, अपने अंडर में ले लिया, उस समय डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान को टच करती थी, भारत एवं अफगानिस्तान को अलग करती थी। लेकिन आज के टाइम में डूरंड रेखा पाक एवं अफगानिस्तान को अलग करती है। नेक्स्ट दोस्तों, रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के मध्य है? रेड क्लिप रेखा किन दो देशों के मध्य है? जी हाँ दोस्तों, तो रेड क्लिप रेखा के बारे में आपको पता होना चाहिए। अंग्रेजी अधिकारी था, ब्रिटिश अधिकारी ने पार्टीशन किया था, जो रेखा का नाम दिया था उसके नाम पर नाम पड़ा सर रेड क्लिप नाम था उसका, उसी के नाम पर इस रेखा का नाम पड़ा रेड क्लिप, जो भारत एवं पाक के मध्य है। भारत एवं पाक के मध्य जो एक रेखा है, उससे नाम दिया गया, जो बॉर्डर है रेड क्लिप। फा है दोस्तों, फा, रेड क्लिप, फा है ये, फा, रेड क्लिप, रेड क्लिप, भारत एवं पाक। नेक्स्ट दोस्तों, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य होती है? यह है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है दोस्तों? तो आपको पता चाहिए मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य है, भारत एवं चीन के मध्य है। जो आपको मैंने अभी बताई थी अक्साइचिन जो अंडर में कर लिया, वो केवल लद्दाख में है मैकमोहन रेखा। ओके, भारत एवं चीन के मध्य। नेक्स्ट, तो मैकमोहन रेखा किन किन के मध्य है? भारत एवं चीन के मध्य। ये भी अंग्रेज अधिकारी ने नाम दिया, अंग्रेज अधिकारी नाम अपने नाम पर दिया मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट दोस्तों, जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो डिटेल वाइज और पढ़ाएंगे दोस्तों आपके लिए अच्छे से। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई दोस्तों 15,200 किलोमीटर है और 6100 किलोमीटर जलीय सीमा की लंबाई है। जलीय सीमा की मुख्य जलीय सीमा की लंबाई है ये। लेकिन द्वीपों सहित जलीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्न में से भारत का वह राज्य जो तटीय सीमा से नहीं लगता है, निम्न में से वह राज्य जो तटीय सीमा से नहीं लगता है। तो तटीय सीमा से मैंने आपको भी बताए थे 9 राज्य लगते हैं, 6100 किलोमीटर लंबाई है मुख्य तटीय सीमा की। गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, वेस्ट बंगाल है। कितने राज्य लगते हैं दोस्तों तटीय सीमा से? 9 राज्य लगते हैं। अब इनमें से वह राज्य जो तटीय सीमा से नहीं लगता है, तो दोस्तों इसमें आंसर होगा हमारा तेलंगाना। बिकॉज तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ऊपर वाला हिस्सा है।
तेलंगाना जो है इस प्रकार से ये तेलंगाना है टी। आंध्र प्रदेश का कहाँ का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है। आंध्र प्रदेश का ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, ये तेलंगाना दोस्तों। तो तेलंगाना की सीमा तटीय सीमा से नहीं लगती है दोस्तों। नेक्स्ट, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है दोस्तों, यानी कि साउथ पोल का अक्षांश क्या है, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या उत्तरी अक्षांश या दक्षिणी अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों इसका आंसर होगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, क्योंकि दक्षिण में है। मैं डिटेल वाइज ग्लोब बनाकर अच्छे से बताया था आपके लिए, पिछली वीडियोस अवश्य देखें अच्छे समझने के लिए। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या होगा दोस्तों, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये होगा अंटार्कटिक वृत्त का, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त का अक्षांश होगा 66.5 दक्षिणी अक्षांश, और ये होगा आर्कटिक वृत्त, ऊपर वाला जो वृत्त है आर्कटिक, ये आर्कटिक वृत्त का उत्तरी अक्षांश होगा 66.5 अंश, और 66.5 दक्षिणी अक्षांश करके आ रहा है, तो अंटार्कटिक वृत्त का होगा नीचे वाले भाग का होगा, नीचे वाले भाग का इसका होगा, और आर्कटिक वृत्त ऊपर वाले का होगा 66.5। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या होगा, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा। नेक्स्ट दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीनविच मध्य समय तथा भारतीय प्रमाण समय के बीच समय अंतराल कितना है। जी हाँ दोस्तों, ग्रीनविच मध्य समय एवं भारतीय समय, भारतीय प्रमाण समय, जो भारत में प्रमाणित समय के बीच समय अंतराल कितना है। कहने का मीन्स है जो ग्रीनविच अंतर्राष्ट्रीय समय लिया गया है, लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है दोस्तों। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा माना गया है। ये लंदन में ग्रीनविच नामक स्थान से लिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय समय है। अब उस समय से भारत का समय के बीच अंतर क्या है, यानी कि भारत समय उस समय से आगे है या पीछे। तो दोस्तों भारत का समय 5.5 घंटे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच समय से आगे है, यानी कि लंदन के समय से आगे है। दोस्तों जब लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे, तो उस समय एट दैट टाइम भारत में 5:30 शाम के 5:30 बज रहे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी समझ में आई होगी। दिक्कत हो रही हो बार बार समझो, अगर बहुत अच्छे से और समझना चाह रहे हो तो पिछले की वीडियोस अवश्य देखें। जिन्होंने पिछले की वीडियो नहीं देखी हैं वो भूगोल की पिछले की वीडियो अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।